नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपन आने वाले इन क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की कंप्लीट जो भी आपकी हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? आप चाहे इंडिया का जीके पढ़ो, चाहे राजस्थान का जीके पढ़ो, चाहे आप वर्ल्ड का जीके पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट आप कुछ भी जीके पढ़ो, कहीं का भी जीके पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको उस एरिया की एकदम अच्छे से क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि ये वाला इलाके में या इस वाले एरिया के अंदर कौन सी चीज कहां पर है, तब तक अपने को पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा। तो अपना सबसे पहला टारगेट रहता है, चाहे इंडिया जीके पढ़ो, चाहे राजस्थान जीके पढ़ो, चाहे कोई सा भी जीके पढ़ो, हमेशा पहले उस इलाके की ज्योग्राफी को पढ़ना। तो चूंकि अपने को राजस्थान का जीके पढ़ना है, तो अपन सबसे पहले इसके अंदर स्टार्ट करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। अब देखो, मैं जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा हूं तो उसमें भी एक बेसिक सा रूल होता है, क्या, चाहे कोई सी भी ज्योग्राफी पढ़ो, बेसिक सा रूल ये कहता है कि आपको मैप की एकदम अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जब आपको मैप की जानकारी हो जाएगी तो आपको मोटा मोटी लगभग आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, अच्छा ये जगह यहां पर है, ये जगह यहां पर है, और उसके बाद अपने आप अपना टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अब देखो, तो अपना पहले मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, है ना, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल। लेकिन अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, क्या कहानी है जरा सुनते जाना। देखो, सबसे पहले बहुत ही बेसिक कुछ चीजें। अब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ना मतलब राजस्थान के अंदर एक एक जिलों को देखना, तो कम से कम एक बार अपने दिमाग में तो रहने चाहिए ना कि वो जिले कौन कौन से हैं। तो मैं आज की क्लास के अंदर मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। आज की क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि राजस्थान के लगभग जिलों को एक बार दिमाग में लेके, अच्छा ये जिला है, ये जिला है, ये जिला है और ये जिला है, तो उसको कैसे लेके आएंगे वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे लेके आना और कैसे लेके नहीं आना। फिर अपने को क्या पढ़ना है, राजस्थान का मैप पढ़ना है। फिर अपन उस मैप में देखेंगे, अच्छा ये जिले हैं और यहां पर है, लेकिन पहले अपन देखेंगे सबके नाम, फिर अपन देखेंगे मैप के अंदर कहां पर है, और फिर प्रॉपर तरीके से अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का क्षेत्रफल, सीमा, ये बेसिक टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, आप किसी भी इलाके को पढ़ो, थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स अपने दिमाग में होनी चाहिए। जब अपन पूरे देश की बात करते हैं तो रूल कौन करता है, मेन आदमी कौन है जिसके पास वास्तविक शक्तियां, तो आप लोग प्रधानमंत्री है, और हमने हमारा देश बना रखा है। फिर हमने सोचा कि यार पूरे देश के लेवल पर अगर एक ही गवर्नमेंट बनाएंगे तो बेहतर तरीके से शासन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने देश को कुछ हिस्सों में बांटा, जिसको हमने बोला क्या, राज्य। अगर आप लोगों ने कभी पॉलिटी पढ़ी हो तो एक टर्म होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। पता है फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है? कोई भी ऐसा देश जहां पर मेन सेंट्रल केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी हो या प्रांतीय सरकारें भी हो। तो क्या अपने इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है क्या? हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ क्या स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, राज्य सरकारें भी है। तो भारत में भी कैसी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, इंग्लिश में बोले तो कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। जरूरी भी है, क्योंकि दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट को क्या पता केरल की क्या समस्याएं हैं, मणिपुर की क्या समस्याएं हैं, मिजोरम की क्या समस्या है। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा देश है, तो अगर बेहतर तरीके से शासन करना है तो फिर देश को कुछ हिस्सों में बांटना जरूरी, मतलब राज्यों में बांटना जरूरी है प्रशासन के हिसाब से। सेम टू सेम वैसे ही जब अपन राज्य की बात करें तो हमको पता राज्य के लेवल पर एक क्या होती है, सरकार होती है। हर राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है। लेकिन अगर आपको राज्य को बेहतर तरीके से प्रशासित करना है तो राज्य को आगे कुछ हिस्सों में बांटा जाता है, जिसको अपन जनरली अपन कहते हैं क्या, जिले, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। मेरी कुछ बात आई समझ में? जरूरत क्यों पड़ी इस चीज की, पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं देश की, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं देश की, तो देश को हमने आगे बांटा, किसके अंदर बांटा, देश को हमने आगे बांटा राज्य के अंदर, बोले तो स्टेट्स के अंदर। फिर राज्यों को बेहतर तरीके से प्रशासित करने के लिए हमने आगे बांटा किसके अंदर, जिलों के अंदर। जिले बोले तो क्या बताओ, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। लेकिन बीच में मैंने एक गैप छोड़ रखा है। बीच में मैंने एक गैप क्यों छोड़ा है? बीच में मैंने ये गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि कुछ राज्यों को ये व्यवस्था महसूस हुई कि डायरेक्ट राज्यों को जिलों में बांटा तक तो ठीक है, लेकिन क्यों ना हम राज्य और जिले के बीच में एक इकाई और बनाए, राज्य और जिले के बीच में एक इकाई और बनाए, और इसको कहा गया क्या, इसको कहा गया संभाग, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्या, रीजन। क्या बोलते हैं? इसको कहा गया संभाग, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रीजन। फिर आपके जिले आते हैं, और जिले को आगे बांटा जाता है किसके अंदर, जिलों को आगे बांटा जाता है आपके उपखंड के अंदर।
किसके अंदर बांटा जाता है? उपखंड। अच्छा कोई बोल हम तो इंग्लिश मीडियम के, तो उपखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं? उपखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सब डिवीजन। और उपखंडों को आगे बांटा जाता है किसके अंदर? उपखंडों को आगे बांटा जाता है तहसीलों के अंदर। इतनी आपको प्रशासनिक इकाइयों की नॉलेज होनी ही चाहिए। अब अपन फिलहाल बात कर रहे हैं अपने राजस्थान की, बोले तो राज्य की, तो फिलहाल अपने को राज्य से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? अपने को मतलब होना चाहिए राज्य से। अब समझो, अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करना इस चीज के ऊपर। बात यह है कि देखो जब भी आप जहां जहां बांटोगे वहां पर किसी न किसी अधिकारी को तो नियुक्त करना पड़ेगा ना उस चीज को संभालने के लिए। तो हम यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, नेता नागणों की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रशासनिक चीजों की बात कर रहे हैं, मतलब अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि इन प्रत्येक स्तरों पर कौन कौन से हमारे अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं। थोड़ी सी नॉलेज के हिसाब से चीजें जानना जरूरी है। तो आपको पता है कि राज्य स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? एक राज्य स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो राज्य स्तर का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है भाई साहब, उसको बोलते हैं मुख्य सचिव। बोलो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुख्य सचिव। इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। जैसे वर्तमान में आज की तारीख में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन है? सुधांशु पंत। सुधांशु पंत कौन होते हैं चीफ सेक्रेटरी? ये एक आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो प्रमोटेड होके आगे चलकर सचिव, मुख्य सचिव वगैरह बनते हैं। तो प्रत्येक संभाग के स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए, अब ये संभाग क्या है, कौन से हैं, सारे अपन एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन जब एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। प्रत्येक संभाग के, देखो एक राज्य को किसमें बांटा गया? कुछ संभागों में। फिर हर संभाग को आगे किसमें बांटा गया? जिलों में। और जिलों को आगे बांटा गया उपखंड, सब डिवीजन में। और उपखंडों को आगे बांटा गया तहसील में। तो प्रत्येक संभाग के स्तर पर बड़ा जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संभागीय आयुक्त। बोलो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संभागीय आयुक्त। अब जिंदगी में याद रखना, जब भी तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आयुक्त वर्ड मिल जाए, आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर। क्या होता है? कमिश्नर। तो अगर उसके पीछे में आलय लगा तो आलय का मतलब समझते हो ना, स्थान। जैसे जहां विद्या मिलती है उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय। वैसे के वैसे जहां आयुक्त कमिश्नर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयुक्तालय। क्या बोलते हैं उसको? आयुक्तालय। इतना समझना आप लोग। तो संभागीय लेवल पर जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको बोलते हैं संभागीय आयुक्त। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीजनल कमिश्नर। क्या बोलते हैं इसको? रीजनल कमिश्नर। तो जिले के लेवल पर जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बैठता है भाई साहब उसको क्या बोलते हैं? तो जिलों के लेवल पर जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है हमारा जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर। ठीक है, तो अब ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो उपखंड के लेवल पर, सब डिवीजन के लेवल पर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं? उपखंड के लेवल पर जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बैठता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एसडीएम, जो आरएस की परीक्षा के थ्रू बनते हैं। अच्छा आप बोलोगे सर सचिव तो आपने बता दिया, आईएएस वगैरह होते हैं जो प्रमोशन होकर और प्रमोट होकर आगे बनते हैं। ये संभागीय आयुक्त कौन होते हैं? ये भी आईएएस अधिकारी होते हैं, आगे प्रमोट होकर संभागीय आयुक्त बनते हैं और फिर उसके बाद और जब सीनियर हो जाते हैं तब जाके बनता है क्या? बनता है सचिव। फिर उनमें से किसी सचिवों में से एक सचिव को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव बनाया जाता है। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें उपखंड लेवल पर, तो देखो जब यूपीएससी की परीक्षा के पास करके डायरेक्ट जब आप क्या बनते हो? आईएएस बनते हो, तब तो आप क्या बनते हो? कलेक्टर वगैरह बनते हो। लेकिन हर राज्य की पीसीएस परीक्षा पास करके, जैसे राजस्थान की आरएस परीक्षा पास करके आप बनते हो, क्या बनते हो? जो सबसे टॉप पोस्ट आती है, जो टॉप रैंक लाते हो, वो क्या बनते हैं? एसडीएम। तो एसडी का मतलब क्या है? सब डिवीजन, उस पर लगने वाला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या इसी को बोलते हैं एसडीओ भी बोलते हैं, कई बार सब डिवीजन ऑफिसर भी बोलते हैं, उपखंड अधिकारी बोलते हैं इसको। और फिर तहसील के लेवल पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं तहसीलदार। क्या बोलते हैं? जो तहसीलदार बनते हैं ना आरएस की परीक्षा में, टॉप रैंक वाले एसडीएम बनते हैं, उससे कम वाले डिप्टी वगैरह बनते हैं, उनसे कम जिनकी रैंक लगती है वो बनते हैं क्या? बनते हैं आपके? वो बनते हैं भाई साहब तहसीलदार, जिसको अपन आरटीएस भी कहते हैं ना, राजस्थान तहसीलदार सर्विस। अब मैंने आपको बताया, क्यों बताई? ये इससे कम से कम एक बार अपने दिमाग में इमेज बनेगी, अच्छा किसी राज्य के अंदर ये चीजें होती है। एक राज्य होता है, फिर बड़े से राज्य को आगे किसमें बांटा जाता है? संभाग में। फिर संभाग आगे किसमें बांटा होता है? जिलों में। हर जिले में कई सारे क्या होते हैं? उपखंड। एक उपखंड के अंदर कई सारी क्या हो सकती है? तहसील। तो एक बार मोटा मोटी इमेज बनना जरूरी है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? देखो अपन शुरुआत सबसे पहले कहां से करेंगे? अपन शुरुआत सबसे पहले करेंगे यहां से। कहां से स्टार्ट करेंगे? अपन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं संभाग से। भाई राज्य क्या? राज्य तो अपने को अपने वाले पढ़ना है। भारत के सारे राज्य तो पढ़ने नहीं, 28 के 28। अपने को अपने राज्य से मतलब है फिलहाल राजस्थान से। तो एक राज्य आगे किसमें बटेगा? संभाग में। तो अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? संभाग के। लिटरली क्या है ये संभाग? थोड़ा इतिहास में अपन चलेंगे। ये संभागीय व्यवस्था कब आई, फिर संभाग जब आई तब कितने थे, आज ये संभाग कितने हो चुके हैं और वो कौन कौन से हैं, ये सारी बातें। जैसे संभाग का टॉपिक खत्म उसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे जिलों को। अच्छा जिले, तो जिले हैं तो आज कितने हैं, जब राजस्थान हमारा बना तब कितने थे, तो उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कौन कौन से बनते गए। एक बार ये चीजें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब बताओ क्या पढ़ने वाले हैं? अपने दिमाग में इमेज है? अपन अपने दिमाग में इमेज बना रखें। अब अपन पढ़ने वाले हैं हमारी राजस्थान की संभागीय व्यवस्था।
तो आओ देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है। देखो देखो, जब भी आप राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की बात करोगे, है ना, राजस्थान के संभाग, इंग्लिश में वाले क्या बोलोगे, रीजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संभाग। तो देखो फैक्ट्स है, अभी जो इसमें है इसमें कोई समझाने वाली इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, फैक्ट है, फैक्ट बाय फैक्ट अपन चलते हुए चलेंगे। देखो आपको पता है हमारे यहाँ पहले राज्य रजवाड़ों का शासन था, ठीक है, उसके बाद जब हम आजाद हुए उन दिनों राजस्थान को राज्य रियासतों को मिलाकर इस तरीके से बनाया गया, स्टेप बाय स्टेप। आगे अपन पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो एकीकरण होता है वो कितने चरणों में होता है, 7 चरणों में। ऐसा नहीं कि एक ही बारी में राजस्थान कंप्लीट बना दिया, नहीं, एक बार बनाया, फिर थोड़ा उसमें कुछ जोड़कर बनाया, फिर थोड़ा कुछ जोड़कर, फिर थोड़ा कुछ कर, ऐसी चीजें कितनी बार हुई, 7 बार। इसलिए अपन कहते हैं राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। ये प्रॉपर डिटेल से अपन पढ़ेंगे जब मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर राजस्थान के एकीकरण टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्या बता रहा हूं, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसी एकीकरण के 7 स्टेप में से एक स्टेप मैं आपको लेके चलूंगा, एग्जैक्ट राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण। कौन सा चरण, चौथा चरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 4th फेज। एग्जैक्ट आपको ये तारीख याद रखनी है, 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को क्या होता है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के अंदर उस वक्त हमारे पास 25 जिले थे। उस वक्त जितना भी राजस्थान बना था उसमें कितने जिले थे, 25 जिले थे। तो हमारे उस वक्त के जो हमारे मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, कौन थे, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने बोला कि यार क्यों ना, उस समय क्या था कि हमारे यहां राज्य था, राज्य को सीधे जिलों में बांटा गया था, तो बोला क्यों ना यार जिलों के और एक राज्य के बीच में, मतलब पूरे राज्य और जिलों के बीच में एक यूनिट और बनाई जाए जिससे बेहतर तरीके से प्रशासन किया जा सके। तो बोला क्या बनाए फिर, तो फिर बोला क्यों ना एक संभागीय लेवल की कोई चीज बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हर संभाग में कुछ ना कुछ जिले डालेंगे। तो राजस्थान में पहली बार संभागीय व्यवस्था शुरू होती है राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के टाइम। एग्जैक्ट डेट बोलो, 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था स्टार्ट। संभागीय व्यवस्था क्या होती है, संभागीय व्यवस्था स्टार्ट होती है। चलो बहुत बढ़िया। फिर तो अब फिर का मतलब यह कि पहले तो बताओ भाई साहब, जब संभागीय व्यवस्था शुरू की तो उस वक्त कितने, अच्छा पहली बात तो संभागीय व्यवस्था शुरू की उस वक्त हमारे वो मुख्यमंत्री कौन थे जो ये व्यवस्था शुरू करने वाले हैं, तो उस टाइम, उस समय जो हमारे सीएम थे उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल हमारे फर्स्ट सीएम थे, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री हमारे किस मुख्यमंत्री ने भारत में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट की, तो हीरालाल शास्त्री ने की। अच्छा अब सवाल पैदा होता है, सर बताओ उस समय कितने संभाग बनाए, तो उस समय 5 संभाग बनाए। कितने संभाग बनाए गए, उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए। इंग्लिश में बोले तो 5 रीजन्स क्रिएट किए गए, बनाए गए। तो 5 संभागों में कितने जिले डाले, तो उस समय जितने जिले होंगे, तो उस समय हमारे 5 संभागों में कितने जिले डाले गए, तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे, उस समय राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, 25 डिस्ट्रिक्ट्स थे। एक छोटा सा रिकैप, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में एग्जैक्ट डेट बोलो, 30 मार्च 1949 को भारत में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था क्या हुई, शुरू की गई। किसने की, राजस्थान के तत्कालीन प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने व्यवस्था शुरू की। कितने संभाग बनाए, 5 संभाग बनाए। उसमें कितने जिलों को डाला गया, 25 जिलों को डाला गया। अब बोलोगे सर बताओ पहले वो 5 संभाग थे कौन से, तो देखो वो जो सबसे पहले हमने 5 संभाग बनाए उसमें एक जो हमारी राजधानी है, आज भी संभाग है जयपुर, एक दूसरा जोधपुर, ठीक है, जयपुर जोधपुर, और तीसरा पुर से आपका क्या, उदयपुर। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, उदयपुर। तो बताओ कौन कौन है, जयपुर, जोधपुर और आपका तीसरा क्या आ जाएगा, उदयपुर। चौथा इसके बाद अगर अपन बात करें तो बड़ा शहर कौन सा है, शिक्षा नगरी कोटा, और एक 5वां शहर आपका आ जाएगा कौन सा, उस समय की बड़ी रियासतों में से एक बीकानेर। तो उस वक्त के जो टॉप 5 बड़े बड़े शहर थे वो तो क्या बना दिए, संभाग, और फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ जिले डाले गए। तो इन 5 संभागों, देखो पहले बोलो क्या, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, 3 तो ये हो गए बड़े बड़े शहर, और 2 आपका, एक है कोटा और एक है बीकानेर। मैप के हिसाब से चलो, कोटा एकदम पूर्व में, बीकानेर इधर है पश्चिम में, और बाकी 3 बड़े बड़े पूर्व वाले हो गए आपके। तो राजस्थान में बताओ कितने संभाग बनाए जब शुरू में बनाए, तो आप बोलो सर राजस्थान में शुरू में 5 संभाग बनाए गए। ये रही आपके सामने संभागीय व्यवस्था। समय को चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। अब जब अपन समय को चलने देते हैं, तो समय को जब अपन चलने देते हैं तो समय को चलते चलते क्या है, जरा ध्यान से सुनो। अपन चलेंगे सीधा 1962 में। अभी मैं सिर्फ सीधा सीधा संभाग पे फोकस कर रहा हूं। 1962 में अपन जैसे ही चलते हैं तो उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे 1962 में, मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया को लगता है ये संभागीय व्यवस्था कुछ नहीं, इसको तो करते हैं, क्या करते हैं, खत्म करते हैं।
अपने सीधा राज्य को सीधा आगे बांटो किसमें, जिलों में, बस ये संभाग विभाग जैसी कोई चीज बीच में होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म। चलो लिखो फटाफट साथ साथ में। तो आप अगला ईयर वाइज चलते हैं सीधा 1962। क्या बताओ 1962 में क्या हुआ, संभागीय व्यवस्था समाप्त। संभागीय व्यवस्था क्या होती बताओ, संभागीय व्यवस्था समाप्त। अच्छा हाँ भाई बिल्कुल, किसने की, उस समय हमारे वो सीएम कौन थे जो ये व्यवस्था समाप्त कर रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। अब ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मोहनलाल सुखाड़िया। अब मैं आपको जो लेके चल रहा हूं एग्जैक्ट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो डेट तो कितनी आसान सी है, 26 जनवरी 1987, 26 जनवरी 1987 को लेके चलता हूं। ध्यान से सुनो क्या है। इस वक्त हमारे जो सीएम थे उनका नाम था हरिदेव जोशी। कंफ्यूज मत ना, वो थे हीरालाल शास्त्री, अब ह से हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी क्या करते हैं, बोलता नहीं यार संभागीय व्यवस्था तो जरूरी है, ये तो हमको चाहिए। डायरेक्ट राज्यों को जिलों में मत बांटो, जिलों और राज्यों के बीच में एक यूनिट होनी चाहिए जिससे बेहतर प्रशासन किया जा सके। तो क्या होना चाहिए, बोला संभागीय व्यवस्था। तो वो तो पहले थी, लेकिन उसको तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त कर दिया था। नहीं, बोला फिर से रिज्यूम करो, फिर से स्टार्ट करो। अच्छा हाँ, तो करो फिर स्टार्ट। तो कर दी गई स्टार्ट। तो फिर कितने संभाग रखे, जितने पहले थे उतने ही, क्या कुछ और बढ़ाएं कि उनमें थोड़ी कमी करें। हरिदेव जोशी ने बोला ना, जो थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब बोला एक संभाग और उसमें बढ़ाया जाए। तो अब बताओ संभागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 6। और छठा संभाग बनाया गया किस शहर को, वो बनाया गया अजमेर को। तो अपन क्या लिखेंगे बोलना जरा, 26 जनवरी, देखो डेट कितनी बढ़िया, 26 जनवरी 1987। सबसे पहले फिर से पहले तो क्या लिखूंगा पॉइंट, पहले लिखूंगा संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था शुरू नहीं, फिर से शुरू, शुरू तो एक बार पहले हो चुकी है। एग्जैक्ट क्या बोलेंगे, फिर से स्टार्ट। संभागीय व्यवस्था फिर से स्टार्ट। चलो ठीक है। अच्छा ये करने वाले कौन है, करने वाले कौन है, तो उन सीएम का नाम भी पता होना चाहिए। उनका नाम है भाई साहब इस बार हरिदेव जोशी। बोलो क्या नाम है, इनका नाम है हरिदेव जोशी। तो अब इन्होंने क्या किया, व्यवस्था तो शुरू की 5 संभाग तो रखे ही रखे, लेकिन एक छठा संभाग और बनाया, 6th संभाग और बनाया इन्होंने इसी दिन। और 6th जो संभाग बनाया इन्होंने, वो बनाया भाई साहब किसको, अजमेर को। किसको बनाया, 6th जो इन्होंने संभाग बनाया वो बनाया अजमेर को। तो अब हमारे पास संभागों की संख्या बढ़कर कितनी होगी, अब उससे संभागों की संख्या बढ़कर हो चुकी है कितनी, 6। ठीक है, संभाग व्यवस्था चलने दो। चलते चलते भाई साहब अपन चलेंगे सीधा 2005 में, जून 2005 के अंदर। 4 जून है लेकिन आप तो साल याद रख लो, है ना, खास ये इंपॉर्टेंट है। 2005 इस समय की हमारी सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया कहती है कि संभाग हाँ ठीक है बढ़िया चलने दो, लेकिन एक संभाग की और हमें आवश्यकता है, एक और संभाग की हमें आवश्यकता है। अच्छा हाँ, तो इन्होंने छठा जो संभाग बनाया वो संभाग बनाया किसको, भरतपुर को। तो क्या किया, छठा नहीं 7वां, एक्चुअली 6 संभाग तो ऑलरेडी थे, छठा अजमेर बन चुका था। अब इन्होंने एक संभाग और बनाया और एक तरीके से 7th हमारा संभाग बना। और जो 7th जो हमारा संभाग बना वो था आपका भरतपुर। कौन बना, भरतपुर। अच्छा इस समय हमारी सीएम कौन, इस समय हमारी जो सीएम है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। क्लियर है, अब सर एकदम क्लियर है। कितने संभाग हो गए, अब सर 7 संभाग हो गए। अब एक बार हल्का सा रिकैप लेते हैं। देखो एकदम ईयर दिमाग में रखना। देखो आप बोलोगे सर सबसे पहले कब चलना है, 1949, 30 मार्च 1949 संभागीय व्यवस्था शुरू, सीएम हीरालाल शास्त्री। संभाग कितने, 5। ठीक है, फिर 1962, 1962, 62 मतलब संभागीय व्यवस्था क्या, खत्म। अरे ठीक है क्या, ऐसा याद रखना, 62 खत्म। थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड में दिमाग में लाना कि 62 के अंदर संभागीय व्यवस्था क्या हो रही है, खत्म। करने वाले कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, थोड़ा सा दिमाग याद रखना, सुखाड़िया सूख गए जिले, वो संभागीय व्यवस्था क्या होगी, सूख गई, सूख कर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी संभागीय व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। फिर से जीवित कौन कर रहे हैं, हरिदेव जोशी। देव है तो फिर से जीवित करेंगे, हरि है, हरिदेव है। ठीक है, तो हरिदेव जोशी जी कब, 1987 के अंदर फिर से संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं और एक नया संभाग और बनाते हैं, छठा, वो है अजमेर। और सीधा 2005 के अंदर हमारा 7वां संभाग बनता है, वो है आपका भरतपुर। तो मैं उम्मीद करता हूं बस कोई बड़ी बात है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो याद हो गया होगा। ये तक तो कहानी थी थोड़ी पुरानी, लेकिन याद रखनी जरूर एग्जाम में आती है। अब अपन चलते हैं मॉडर्न समय के अंदर। मॉडर्न समय, हाँ भाई साहब बिल्कुल मॉडर्न समय के अंदर। लेकिन मॉडर्न समय में मैं आपको लेकर चलूं
उससे पहले एक बार आप रखो, अब तक बताओ, अभी मैं आपको 2005 में लेके आया, 2005 तक बताओ आपके पास कितने संभाग है। तो बोल 2005 तक हमारे पास कितने संभाग है, 7, और मैं उम्मीद करता हूं सातों के सातों संभागों का आपको नाम याद हो गया होगा। अब बोल ठीक है, अब मैं इससे आगे मॉडर्न टाइम में चलूं उससे पहले मैं क्या करता हूं, एक बार जिलों वाली कहानी भी खींच के लेके आता हूं कि यहां तक आते आते हमारे पास जिले कितने हैं और कितने नहीं हैं। ठीक है, ना केवल हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास संभाग कितने हैं, बल्कि हमको यह भी पता होना चाहिए कि यहां तक आते आते हमारे पास जिले कितने हैं। तो आओ देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है। देखो अब मैं आपको लेकर चलता हूं, जरा इधर देखो। देखो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था 30 मार्च 1949, उस वक्त हमारे पास कितने संभाग थे। तो आप बोलो सर उस वक्त हमारे पास 5 संभाग थे, 5 संभाग हमने बनाए, लेकिन उसमें जिले कितने थे। अब सर उस वक्त हमारे पास 25 जिले थे। कितने जिले थे, डिस्ट्रिक्ट कितने थे, 25 जिले थे। अब मैं आपको लेके चलता हूं कब, अब मैं आपको लेके चलता हूं जब राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ, मतलब जो फाइनल चरण था, कौन सा चरण था, 7वां चरण, जब जाके हमने कंप्लीट राजस्थान बना दिया। इतना तो मोटा मोटी आपने कहीं कहीं पढ़ी रखा होगा कि फाइनल जब एकीकरण हुआ राजस्थान का, तो फाइनली हमने किस इलाके को मिलाया राजस्थान में, अजमेर को मिलाया था। किसको मिलाया था, अजमेर को मिलाया था। बिल्कुल हाँ भाई साहब, बिल्कुल अजमेर को मिलाया था। तो इसका मतलब समझ आ रहा है क्या, राजस्थान के फाइनल जब एकीकरण हुआ 1956 को, तब जाके अजमेर को मिलाया था। और जब हमने 1949 में जब हमारे पास 25 जिले थे, तो इसका मतलब उस वक्त उन 25 जिलों में शामिल नहीं था कौन, अजमेर उसमें शामिल नहीं था। तो अजमेर तो राजस्थान का पार्टी कब बनता है, 1 नवंबर 1956 को, और उसी दिन हमने अजमेर को एज ए जिले के रूप में मान्यता दी। तो इसका मतलब राजस्थान को 26वां जिला मिला। कौन सा जिला, राजस्थान को 26th जिला मिला। राजस्थान को 26th जिला मिला, वो मिला आपका कौन सा, वो मिला अजमेर। कौन सी तारीख को, 1 नवंबर 1946 को। किस दिन, जिस दिन राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है, उसी दिन हमने अजमेर को शामिल किया। अजमेर को एज ए 26वें जिले के रूप में हमने क्या किया है, शामिल किया है। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा, जिलों के हिसाब से 25 तो पहले थे उसी दिन, 26वां जिला हमको मिला, कौन मिला, अजमेर मिला। क्लियर है, तो अब सर एकदम क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा देखना क्या क्या कहानी नहीं है। अब अगर मैं आपको लेके चलूं नेक्स्ट आगे, तो अब जरा ध्यान से देखना। अब आपको बता दूं, अपन पढ़ने वाले एक साथ। देखो 26 जिले तुम्हारे पास हो चुके थे ना, अब मैं आपको बताने वाला हूं 27वां जिला। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला। तो अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 31वां जिला, 32वां जिला और 33वां जिला। ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। अपन 33 जिलों तक एक बार कहानी लेंगे, क्योंकि आपको पता है नए जिले बने, उससे पहले हमारे राजस्थान में कितने जिले हुआ करते थे, 33 ही जिले हुआ करते थे। आओ देखते हैं कौन कौन सा जिला है, क्या क्या कहानी है इसकी। देखो सबसे पहले तो अपन डेट वाइज चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कब, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा सीधा कब, 10 अप्रैल 1991 को। अब 91 में 3 जोड़ो, अब सर 91 में 3 जोड़ते तो बनता है आपका क्या, 91 में 3 जोड़ते तो आपका बनता है 94, 94। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं 12 जुलाई, डेट भले याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईयर तो याद रखना 94। तो 91 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 94। 94 में फिर से 3 जोड़ो तो कितने बनेंगे आपके, 97। महीना वही है, तारीख है 19 जुलाई 1994। ओ सॉरी 3 जोड़ना है तो 1997। देखो 91 में 3 जोड़े 94, और 94 में 3 जोड़े तो क्या 97। और अब तो एकदम बढ़िया सी डेट है, बढ़िया सी डेट है एकदम। कौन सी, 26 जुलाई 2008। 26 जुलाई 2008, 26 जुलाई 2008। अब देखो अपने को सारे के सारे जिले मिलेंगे विद डेट। देखो सबसे पहले यहां से एक बार याद रखना पड़ेगा आपको 1982, फिर उसको 1991, 91 में 3 जोड़ो 94, 94 में 3 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 97, और उसके बाद आपका सीधा 2008। यह तारीख भी याद रख लेना, 26 जुलाई 2008। ठीक है, तो अब जरा सुनो क्या है क्या कहानी नहीं है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो याद करने का एक तरीका बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं जिला कौन सा बनता है। यहां पर एक जिला बनेगा, उसका नाम होगा धौलपुर। क्या नाम होगा, धौलपुर। उसके बाद यहां जो अपने को जिला देखने को मिलेगा उसका नाम होगा बारां। उसके बाद यहां पर जो अपने को जिला देखने को मिलेगा उसका नाम होगा दौसा। फिर जो जिला देखने को मिलेगा उसका नाम होगा आपका क्या, उसका नाम होगा राजसमंद।
टेंशन मतलब ये सारा भी याद कराऊंगा, अभी तो आपको हाथों हाथ क्लास में सारा मैटर याद होगा। अच्छा, उसके बाद जो अपना जिला मिलेगा वो होगा आपका हनुमानगढ़, गंगानगर से अलग करके बनाया, ठीक है। उसके बाद अपना जो जिला बनेगा करौली, थोड़ा धौलपुर और थोड़ा सवाई माधोपुर को लेके बनाया था। और उसके बाद जो अपना जिला मिलेगा वो है आपका प्रतापगढ़, उसमें कुछ जगह चित्तौड़गढ़ के लिए, कुछ उदयपुर की और कुछ बांसवाड़ा की जगह लेके और हमने हमारे जिले बनाए। कितने जिले हो गए? अब 33। अब आप बोल सर ये तो आपने तो लिख दिया, आपको याद है, हम कैसे याद करें? कुछ तरीका बताओ, कुछ सीक्वेंस बताओ। वैसे देखो मैं ट्रिक को बिलीव नहीं करता, लेकिन जहां बहुत अति आवश्यक हो वहां अपन थोड़ा थोड़ा कोई वर्ड का लिंक बना के कुछ याद कर लेंगे। बाकी मैप जिनके क्लियर है, अब आगे देखना तो सर आपको ऑलमोस्ट चीजें सारी क्लास के अंदर याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी अपन ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, जब पढ़ेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। इसका पहला लेटर चुराओ, तो अब उससे इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा? धो। इसका पहला लेटर चुराओ, इसका क्या हो जाएगा? बा। इसका पहला लेटर चुराओ, इसका क्या हो जाएगा? दो। इसका क्या चुराओ? इसका है राज, ठीक है। तो अपन पहले तो यहां तक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या? धोबा दो राज। क्या करो? धोबा दो, ठीक है। धोबा दो राज, राज को कह रहे क्या करे? इसको धोबा दे, है ना। धोबा दो राज, धोबा दो राज, एक बस लाइन बोलो दिमाग में, धोबा दो राज, धोबा दो राज। तो धौ से क्या हो जाएगा? धौलपुर, बा से क्या हो जाएगा? बारा, दो से क्या हो जाएगा? दौसा, और राज से क्या हो जाएगा? राजसमंद। देखो ये तो 92 में अलग, 1982 में अलग से याद रखना, ये तीनों के तीनों किसका है? 91 के, तीनों के तीनों 10 अप्रैल 1991 को भाई साहब बनाए गए। तो ये तो अपने आप ही आ जाएंगे। धौ हो गया, बादो राज से क्या? 12, दौसा, क्या हो जाएगा? राजस्थान, वो राजसमंद। अब इसका पकड़ो, तो इसका क्या पकड़ोगे? हनुमान। बोलो इसका क्या लेटर पकड़ोगे? इसका पकड़ोगे हनुमान। हनुमान जी का नाम याद रखना ही है। हनुमान जी करे क्या करे? हनुमान जी करे प्रताप। बोलो हनुमान जी करे प्रताप, हनुमान जी करे प्रताप, बस खत्म, कुछ नहीं। हनुमान जी करे प्रताप, हनुमान से हनुमानगढ़, करे से करौली और प्रताप से प्रतापगढ़, खत्म। ये हो गया आपके 33 के 33 जिले। अब जरा समझने दो, एक बार हल्का सा रिकैप लो। देखो मेरे सामने देखो, बोलते जाओ फटाफट। सबसे पहले 1982, ठीक है। 1982 के बाद मुझे सीधा जाना है 1991 में। अब 3 जोड़ते जाओ, 91 से सीधा 94, 94 से 97, खत्म। और फिर बढ़िया सी डेट है 8 ठाठ है, बस 8 ठाठ है, 8 है ठाठ है। कब? 26 जनवरी 2008। और अब याद कैसे करना? धोबा दो राज, धोबा दो राज से क्या हो जाएगा? धौलपुर, बारा, दौसा और करौली, वो राज से राजसमंद। फिर हनुमान करे प्रताप, हनुमानगढ़, करौली और आपका क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। अरे क्लियर है क्या? अब आप देखो, अब चीजें देखो, देखो कैसे चीजें आपस में रिलेट करेगी। अब देखो कैसे चीजें रिलेट करेगी, चीजें ऐसे रिलेट करेगी। अपन अब एग्जैक्ट पहुंच चुके हैं, कब पहुंच चुके हैं? 26 जनवरी 2008 को। हालांकि प्रतापगढ़ इस दिन प्रॉपर घोषणा थी, बाकी उसने क्रियान्वयन जो उसका जिले के रूप में होता है वो अप्रैल 2008 से होता है, बट अपने को ये डेट याद रखनी 26 जनवरी 2008। अब 26 जनवरी 2008 तक अगर अपन देखें तो हमारे पास संभाग कितने हैं? तो आप बोलोगे सर राजस्थान में संभाग है 7, जो आखिरी संभाग बना था 2005 में भरतपुर। और जिलों के रूप में अगर अपन बोलें तो राजस्थान में जो जिले हैं वो इस वक्त थे, बताओ कितने जिले थे? तो आप बोलोगे राजस्थान में इस वक्त जिले हैं कितने? 33। कब तक? 26 जनवरी 2008 तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि 26 जनवरी 2008 तक आपको एक एक सीक्वेंस से पता चल गया होगा कौन कौन सा जिला कब कब बना और कौन कौन सा संभाग कब बना है। बताओ क्लियर है क्या? एक हल्का सा आपको तो एक छोटा सा रिकैप और ले लेते हैं। देखो इधर देखो, सबसे पहले आप एकदम ईयर बाय ईयर चलते हैं। 1949, 1949, 30 मार्च 1949 संभाग व्यवस्था शुरू, हीरालाल शास्त्री सीएम। 5 संभाग, कौन सा? पहले बोलो मैन, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और क्या हो जाएगा? बीकानेर। 5 संभाग, हीरालाल शास्त्री शुरू कर रहे हैं, खत्म। अब ईयर बाय ईयर चलते जाओ। उसके बाद अपन चलते हैं 1956, एक 26वां जिला मिला। यहां तक जिले कितने थे? 25। हमको 26वां जिला मिला। संभाग उतने ही, अभी कितने? 5 जिला हमने को मिला। कौन सा? 26वां। अभी संभाग नहीं बन रहा है अजमेर, ओनली जिला बन रहा है। उसके बाद सीधा 1962, 62 तो क्या किसने सुखा दी? मोहनलाल सुखाड़े ने संभागीय व्यवस्था सुखा के क्या कर दी? समाप्त कर दी। उसके बाद ईयर बाय ईयर चलते जाओ, सीधा 1982 राजस्थान को 27वां जिला मिलता है। कौन सा जिला? 27वां जिला। कौन सा? धौलपुर। चलो ठीक है। 1982 के बाद सीधा 1987, क्या होता है 1987 को? संभागीय व्यवस्था फिर से शुरू की जाती है, किसके द्वारा? हरिदेव जोशी द्वारा। 26, ये भी 26 जनवरी 1987 द्वारा। और अजमेर बनता है एक और छठे नए संभाग के रूप में। 1982 के बाद सीधा अपन याद रखेंगे क्या? 1991, 3 नए जिले मिलते हैं। 3 कौन से नए जिले मिले? धो तो हो गया, बादो राज, बारा, दौसा और क्या? राजसमंद। फिर 3 जोड़ो, 1994 को एक जिला और मिलता है और उसका क्या नाम है बताओ? तो इसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ प्रताप, अब यही बचा बस, हनुमानगढ़, भरतपुर से अलग करके। फिर 1997 में करौली। और उसके बाद सीधा 2005 में क्या होता है? 7वां संभाग बनता है भरतपुर। और 2008 में हमारा 33वां जिला बनता है, और वो बनता है कौन? 33वां जिला बनता है आपका प्रतापगढ़। बताओ
पूरी की पूरी जो उसके पीछे की जो कहानी थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी, और मैं उम्मीद करता हूं 1% भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं मॉडर्न टाइम में। अब मॉडर्न टाइम पढ़ने में इसलिए मजा आएगा क्योंकि एक बार आपके दिमाग में बेसिक इमेज बन चुकी है कौन कौन सा संभाग कैसे क्या बना और क्या नहीं है। अब बताओ 26 जनवरी 2008 तक संभाग कितने हैं? 7, और जिले कितने हैं अपने पास? 33। लेकिन इसके बाद अगर अपन बात करें, अब मैं आपको लेके चलूंगा, देखो मार्च 2022 में हमारे जो सीएम हैं, हमारे इस समय के जो सीएम, आज की तारीख में नहीं, आज तो भजन लाल शर्मा है, मैं 2022 की बात कर रहा हूं। कौन थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को पता था कि भाई साहब अगले साल चुनाव है, मतलब 2023 में, मैं बात 2022 की बता रहा हूं। तो यार हर किसी को किसी न किसी तरीके से लॉलीपॉप दी जा रही थी, तो बोला क्यों ना कई जगह पर मांग भी हो रही थी कि हमारा अलग से जिला बनाओ, हमारा अलग से जिला बनाओ, तो क्यों ना नए जिले और कुछ नया संभाग बनाकर लोगों को खुश कर दिया जाए, ताकि क्या पता अगली बार चुनाव में हेल्प मिले और अपन वापस जीत के आ जाए। तो हम बनाए कैसे जिले? ऐसे थोड़ी कि मन में इच्छा होगी, अच्छा ये मांग कर रहे, चलो बना दिया, ये संभाग बना दिया, ये जिले बना दिए, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने सोचा इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले, स्पेशलिस्ट चीज़ें की नॉलेज रखने वाले किसी बंदे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करते हैं। वो अपना स्टडी करके रिपोर्ट सौंपे कि वास्तव में कहाँ कहाँ नए जिले या संभाग की आवश्यकता है, ताकि उसके बाद फिर फैसला किया जा सके कि हाँ यहाँ नया संभाग या अपन जिला बनाने वाले हैं। तो पहले समिति बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी। तो जिस आदमी की अध्यक्षता में समिति बनी उसका नाम ही वही पड़ गया, उनका नाम था राम लुभाया। क्या नाम था? राम लुभाया। राम को लुभाया है, तभी तो नए जिले संभाग बनेंगे। तो राम लुभाया समिति का गठन हो रहा है, किसके लिए? नए जिले व संभागों के पुनर्गठन के लिए हो रहा है। क्लियर है क्या? अपने जो ऑलरेडी जिले और संभाग है उनमें पुनर्गठन करके नए जिले और नए संभाग बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और उसका नाम था, क्या नाम था? उसका नाम था राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति। किस लिए राम लुभाया समिति का गठन हो रहा है? राम लुभाया समिति का गठन हो रहा है नए जिले व संभागों के गठन के लिए, है ना, फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन। राम लुभाया कमिटी वॉज स्टेबलाइज्ड या फॉर्म्ड इन मार्च 2022। इज इट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, वैसा समिति का गठन हो गया। अब समिति ने अपना गठन करा के अगले साल रिपोर्ट सौंप दी। अगला साल कब? अगला साल है मार्च 2023, और रिपोर्ट सौंपते तुरंत भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा ही कर दी कि बिल्कुल भाई साहब राम लुभाया समिति की स्टडी के आधार पर मैं नए जिले बनाने की घोषणा करता हूं। अब से राजस्थान में जिले होंगे कितने? 50। कितने जिले होंगे? 50। मतलब समझ रहे हो क्या? जिले बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? नॉर्मल आदमी दिमाग लगाएगा 17 नहीं 19 को। 19 का लॉजिक कहां से वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, आप वो टेंशन मत लो। लेकिन अभी तो आप बस इतना समझो, 17 मार्च, एग्जैक्ट डेट याद रखना, 17 मार्च 2023 में अशोक गहलोत घोषणा, वर्ड पे फोकस करना, घोषणा कर रहे हैं कि हम नए जिले और नए संभाग का गठन करने जा रहे हैं। ऐसी घोषणा कब करते हैं वो? ऐसी घोषणा करते हैं भाई साहब 17 मार्च का ही महीना, लेकिन साल अगला है मार्च 2023। सीएम कौन है बोलना जरा? अब सीएम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं भाई साहब? अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? अशोक गहलोत कर रहे हैं घोषणा। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? अशोक गहलोत कर रहे हैं घोषणा। किसकी घोषणा कर रहे हैं? सेम वही, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। किसकी? नए जिले व संभागों के गठन की घोषणा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपनी घोषणा में? घोषणा में कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर, अभी बस फैक्ट के रूप में याद रखो, बाकी बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि राजस्थान में अब जिले कितने होंगे? बोले राजस्थान में आज के बाद जिले होंगे 50। संभाग कितने होंगे? बोले राजस्थान में आज के बाद संभाग होंगे कितने? 10। इससे पहले अब तक कितने थे? 7 संभाग थे। मतलब संभाग कितने बढ़ रहे हैं? वैसे आप देखोगे 3, तो संभाग 7 से बढ़कर हो गए हैं कितने? संभाग 7 से बढ़कर हो रहे हैं कितने? 10। और जिले 33 से बढ़कर कितने हो रहे हैं? 50। इज इट ओके? इसकी घोषणा अशोक गहलोत करते हैं कब? 17 मार्च 2023 को। अच्छा, बिल्कुल। अब देखो, थोड़ा आप पढ़े लिखे होने का प्रमाण भी देना। ऐसे कभी थोड़ी होता है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दें बस बात लागू, नहीं, उसके लिए फिर अलग से क्या बनाना पड़ता है? कानून। तो कानून कभी मुंह से थोड़ी बनता है, कानून के लिए बिल लाना पड़ता है या अध्यादेश जारी करना होता है। ये बिल वगैरह क्या होता है? ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन आएगा तब अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आम भाषा में बोले तो विधानसभा में बिल पास करवाना या एक तरीके से अपनी मंत्री परिषद से एक कार्यपालिक आदेश पर साइन करा के आप किसी भी तरीके से कानून बना सकते हो। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बना रहे हो। लेकिन अभी आप शांति से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस दिन तो भाई साहब ने घोषणा कर दी, लेकिन मंत्रिमंडल से इस प्रस्ताव को मंजूरी कब दिलवाई गई? तो कई लोग जिंदगी जाते हैं उनको ये नहीं पता होता भाई साहब मंत्रिमंडल क्या होता है। ये मैं अभी चलो आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक टर्म लिख देता हूं। तो मंत्रिमंडल से अधिसूचना या प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली? मंत्रिमंडल द्वारा
प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली? प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली? 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त को, सीधा मार्च को बताना, 4 अगस्त। और अब आखिरी बात बता रहा हूं, यह सब व्यवस्था लागू कब से होगी? जब राजस्थान की सरकार ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके बोलते कि भाई साहब अब कानूनी रूप से हमारे 50 जिले और 10 संभाग हो गए। इसके लिए आपको डेट याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये नीचे वाली जो मैं डेट लिख रहा हूं, 7 अगस्त। कौन सी अगस्त? 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 नए संभाग व जिलों की व्यवस्था लागू। व जिलों की व्यवस्था लागू होगी। तो बताओ नई डेट के रूप में सबसे आखिरी फाइनली अपन ने क्या पढ़ा? 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में जिलों की संख्या तो बढ़कर होगी 50 और संभागों की संख्या बढ़कर होगी कितनी? संभागों की संख्या बढ़कर होगी भाई साहब 10। अब वो कौन से कैसे 10 संभाग बने और कौन से कैसे जिले बने हैं, ये अब अपना अब काम होगा कि अब अपन इसको जब पढ़ेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या कहानी नहीं। इज इट ओके? लेकिन अब एक्चुअल में आज की क्लास तो अपन यहां एंड करेंगे। नेक्स्ट जब मैं क्लास में आऊंगा तो उस क्लास में आते ही मैं आपको कैसे कैसे कौन कौन सा संभाग बना है, उसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, और अपन अब सारे के सारे, अपन ऐसा नहीं कि सिर्फ नए वाले पढ़े, अपन पूरे पूरे 10 के 10 संभाग देखेंगे, प्रत्येक संभाग के अंदर कौन कौन सा जिला आ रहा है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप नेक्स्ट वाली क्लास को अटेंड करो उससे पहले एक बार राजस्थान के मैप को जरूर देख के आना। सिर्फ एक बार मैप को एक बार अच्छे से देख के आना, अच्छा 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 ऐसे ऐसे कर एक बार देख के जरूर आ जाना, ताकि जब पढ़े तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी फील होगी और आपको खुद को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बस 5 मिनट के अंदर मैं आपको मंत्रिमंडल वाला थोड़ी सी टर्म समझा देता हूं, ये क्या है क्या कहानी नहीं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 वर्ड होते हैं, 2 वर्ड होते हैं कौन से? एक तो होता है मंत्रिमंडल। क्या वर्ड होता है? एक वर्ड होता है मंत्रिमंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द कैबिनेट। द कैबिनेट। और भाई साहब एक वर्ड होता है मंत्री परिषद। कह रहा हूं ना, लोग जिंदगी जियाते हैं उनको ये नहीं पता चलता है कि क्या है क्या चीज नहीं है, इनमें से डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा हाँ, क्या होता है मैं आपको समझाऊं। ये समझो उससे पहले एक टर्म और समझानी पड़ेगी। देखो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले क्लास में आपको जब स्टार्ट की तब मैंने एक चीज़ बताई थी। देखो शॉर्ट में समझना, जो शासन व्यवस्था होती है ना वो 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? कोई भी किसी भी देश में अब रूलिंग स्ट्रक्चर देखोगे ना तो 2 तरह का आपको मिल सकता है, या तो इस तरफ का या इस तरह का। ये तरह का क्या? या तो किसी देश में आपको ये वाली व्यवस्था मिलेगी संघात्मक शासन व्यवस्था, या फिर किसी देश में आपको ये वाली व्यवस्था मिलेगी कौन सी? एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संघात्मक को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, और एकात्मक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर। क्या है मैं बता देता हूं। दुनिया के किसी भी देश में अगर आप चले जाओ और वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाई दे, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, पूरे देश में कभी एक ही गवर्नमेंट है, वही अपना काम चलाती है। नाम से पता चल रहा है क्या? यूनिट मतलब एक। तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या बोलते हैं? एकात्मक। जैसे अपने इंडिया में कोई राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ऐसे कुछ नहीं होती, सिर्फ एक दिल्ली में केंद्र सरकार हमारी होती है। तो हम कहते हैं हमारे देश में कौन सी व्यवस्था चल रही है? एकात्मक। जबकि ऐसा नहीं है। तो एकात्मक का मतलब समझ गए हो ना? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो क्या? ओनली, अगर समझाने के हिसाब से बोलूं तो ओनली सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, बस। जबकि किसी भी देश में केंद्र सरकार के साथ साथ, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं, ठीक है, केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतीय या राज्य सरकारें भी देखने को मिले। एक ही चीज है, प्रांतीय या फिर राज्य सरकारें भी देखने को अगर आपको मिले तो आप बोलोगे भाई साहब यहां तो कैसी व्यवस्था है? संघात्मक है। तो इसका मतलब भारत में कैसी व्यवस्था है? फेडरल स्ट्रक्चर है। अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया, तो यूएसए में भी तो ये स्ट्रक्चर हमने यूएसए से क्यों लिया, वो सब पॉलिटी में अपन देखेंगे। फिलहाल जो मैं थोड़ी सी कुछ मोटा मोटी आपको जानकारी देना चाहता हूँ, तो समझो सेंट्रल लेवल पर भी हमारी गवर्नमेंट है और हर राज्य की अपनी अपनी क्या है? राज्य सरकार है। अब सरकार कैसे चलती है? तो सेंट्रल लेवल पर वास्तविक शक्ति हमारी पीएम के पास है और उसकी हेल्प के लिए अलग अलग क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। वैसे वैसे हर राज्य स्तर पर वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास और उसकी हेल्प के लिए अलग अलग क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? मैं ये टर्म सिखाना चाह रहा था। क्या टर्म सिखाना चाह रहा था? मंत्री, यस, मिनिस्टर। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मंत्री 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के मंत्री होते हैं? याद रखना हमेशा, 3 तरह के मंत्री होते हैं। कौन से 3 तरह के मंत्री होते हैं? देखो भाई साहब, एक होता है कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो क्या बोलोगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या बोलोगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स। चलो ठीक है।
एक एक होते हैं भाई साहब राज्य मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं? राज्य मंत्री। यहाँ स्टेट मिनिस्टर मत बोल देना ना, इसको क्या बोलोगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यस, इसको बोलने का तरीका होता है, क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्यों तरीका होता है? क्योंकि कई बार इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं, क्या बोल देते हैं? MOS। और एक तीसरा होता है आपका उपमंत्री। उपमंत्री को भाई साहब इंग्लिश में बोलते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? डेप्यूटी मिनिस्टर। अब मैं देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, जरा इधर देखो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि तीनों टाइप के मंत्री कहाँ देखने को मिलते हैं? केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। जैसे समझो कैबिनेट मंत्री क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पर अब अकेला तो प्रधानमंत्री देश की वित्त नीति, गृह नीति, रक्षा नीति, पेट्रोलियम चीजें, उन सिविल एविएशन वगैरह सारे अकेला थोड़ी देखेगा, पागल हो जाएगा, इतनी सारी चीजें देखेगा। तो अपने कामों का बंटवारा करते हुए उसने अलग अलग क्या बनाए? मंत्रालय। क्या बनाए? मंत्रालय बनाए। और किसी भी मंत्रालय की जिम्मेदारी जिस नेता को सौंपी जाती है, जिस मंत्री को सौंपी जाती है कि ये पूरा मंत्रालय तेरे अंडर में। जैसे वित्त मंत्री को बोला कि वित्त मंत्रालय का जितना भी काम होगा तू देखेगा, जैसे निर्मला सीतारमण। तो राजनाथ सिंह बोला रक्षा मंत्रालय का जितना भी काम होगा तू देखेगा, तो अपन ने उसको क्या बोला? रक्षा मंत्री। तो देश की आंतरिक व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके लिए एक मंत्री को अपॉइंट किया, उसको अपन ने बोला गृह मंत्री। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किसी भी मंत्रालय का जो सबसे सर्वे सर्वा मंत्री होता है, जो टॉप मिनिस्टर होता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं बोलो? उसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। तो किसी भी मंत्रालय का नाम और पीछे में मंत्री बोल दो, याद रखना वो एक तरह का कौन सा मंत्री होता है? वो एक टाइप का कैबिनेट मंत्री होता है। इसका मतलब रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कुछ भी मैं आपसे बोलूं, ये सब किस टाइप के मंत्री होते हैं? ये सब एक टाइप के कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बड़े बड़े क्या होते हैं मंत्रालय होता है ना, तो यार इतना सारा काम कैसे सही से संभले, तो हमने उसको छोटे छोटे कुछ और चीजों में आगे बांटते हैं, उसको बोलते हैं विभाग। तो एक मंत्रालय में कई सारे क्या होते हैं? विभाग होते हैं। तो इतने बड़े बड़े मंत्रालय, कई बार एक बेचारा अकेला मंत्री काम नहीं संभाल पाए, तो उसकी मदद के लिए उसके नीचे एक मंत्री और अपॉइंट कर दिया जाता है। सेंट्रल लेवल पर काम कौन करता है? प्रधानमंत्री की मर्जी से होता है। और हर स्टेट लेवल पर यह काम कौन करेगा? भाई स्टेट लेवल पर भी तो मुख्यमंत्री सारा थोड़ी राज्य का काम देखता है, वो भी तो अलग अलग मंत्रालय बनाता है, उसकी जिम्मेदारी किसी अलग अलग लोगों को सौंपता है ना। अच्छा सुनो, कैबिनेट मंत्री कहां पर होगा? कई लोगों को लगता है सेंट्रल लेवल पर, अरे दोनों पर। केंद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य सरकार में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं। केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के अपने पूरे मंत्रालय को संभालता है, जैसे निर्मला सीतारमण। समझना क्या बोला मैंने? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण क्या है? निर्मला सीतारमण एक हमारी वित्त मंत्री है, और वित्त मंत्री है तो वो एक टाइप की कैसे मिनिस्टर है? कैबिनेट मिनिस्टर। वैसे वैसे हमारे राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी। तो दिया कुमारी भी एक तरह की क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। को बोलेगा सर वो तो उप मुख्यमंत्री ना, उप मुख्यमंत्री जैसे संविधान में कोई वर्ड है ही नहीं, समझ रहे हो ना, वो एक टाइप की कैबिनेट मिनिस्टर है। वो तो अपन ठीक बोलने के लिए बोल दिया उसको, कुछ मंत्रालय 2-3 और उसको दे दिया के। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो कैबिनेट मंत्री चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों स्तर पर होते हैं क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री। और कभी कभी बड़े मंत्रालय होते हैं तो उनके नीचे जो अपॉइंट किया जाता है उस मंत्री को क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री। अब यहाँ मूर्ख कौन गलती करता है पता है? कैसे गलती करते हैं? लोगों को लगता है राज्य मंत्री मतलब कोई राज्य का होगा, कोई राजस्थान का होगा, कोई हरियाणा का मंत्री होगा, इसलिए उसको राज्य मंत्री बोला ना। राज्य मंत्री का मतलब ही होता है ऐसा मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहा है। जैसे किसी भी मंत्री के आगे अगर बोल देना कि ये तो राज्य मंत्री, मतलब इस मंत्रालय का सर्वे सर्वा नहीं है, इसके ऊपर है कोई सर्वे सर्वा, ये तो उसके नीचे काम करता है। मेरी बात आई समझ में? तो चाहे किसी राज्य सरकार का राज्य मंत्री बोलो चाहे केंद्र सरकार का राज्य मंत्री बोलो, हमेशा मतलब समझना कि इसके पास पूरे मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, इसके ऊपर भी कोई कैबिनेट मंत्री है। और कभी कभी और भी बड़ा अगर मंत्रालय हो तो जनरली उसके नीचे भी एक मंत्री अपॉइंट करते हैं, उसको बोलते हैं उपमंत्री। लेकिन पता कभी कभार क्या होता है, एक टर्म और होती है। कभी कभार क्या होता है, किसी मंत्रालय में राज्य मंत्री को बोला जाता है एक काम कर, तेरे ऊपर हम कोई कैबिनेट मंत्री अपॉइंट नहीं करे, तू ही सारा संभाल। या कभी कभी कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो राज्य मंत्री बोला एक काम कर, तू अभी संभाल, अभी तेरे ऊपर और कोई अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त उस व्यक्ति को केवल राज्य मंत्री नहीं बोलते हैं, उसके पीछे एक वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड होता है स्वतंत्र प्रभार। बोलो क्या वर्ड यूज करते हैं? स्वतंत्र प्रभार। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। बोलो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। तो आप क्या बनना पसंद करोगे, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री? स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री, क्योंकि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। लेकिन ये हर मंत्रालय में जनरली देखने को नहीं मिलता, ये जनरली देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, बताओ कितने टाइप के मंत्री हो गए? अब बोल सकते 3 टाइप के मंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोले तो राज्य मंत्री, और डेप्यूटी मिनिस्टर। अब समझना जो मैं आपको जिसके लिए रामायण मैंने आपको पढ़ाई है, मंत्रिमंडल। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो सेंट्रल लेवल की मंत्रिमंडल का मतलब समझ रहे हो? जैसे आज मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक ले रहे हैं, किसकी बैठक ले रहे हैं? मंत्रिमंडल की बैठक ले रहे हैं। तो सेंट्रल लेवल की बात करूंगा तो सेंट्रल लेवल की मंत्रिमंडल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? पीएम प्लस ओनली सेंट्रल लेवल के कैबिनेट मंत्री। मतलब इसमें इस बैठक में है ना, इस बैठक में राज्य मंत्री या उप मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। तो जब पीएम के साथ सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को जोड़े तो वो कहलाती है सेंट्रल लेवल की मंत्रिमंडल, बोले तो द कैबिनेट। ठीक है। और अगर स्टेट लेवल की मंत्रिमंडल बोले तो स्टेट लेवल की मंत्रिमंडल बनती है सीएम प्लस स्टेट के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं।
तो ये कहलाती है एक स्टेट की क्या, मंत्रिमंडल। जबकि मंत्री परिषद का क्या मतलब होता है, मंत्री परिषद का मतलब है कि भाई साहब बैठक चल रही है किसकी, अगर सेंट्रल लेवल की मंत्री परिषद बोलोगे तो पीएम प्लस सारे के सारे कैबिनेट मंत्री, शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, प्लस जितने भी राज्य मंत्री उन सबको भी बुलाया जाएगा, प्लस अगर है तो सारे के सारे उप मंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। इन सबको मिला के जो बनता है वो बनती है मंत्री परिषद। तो कुछ समझ में आया मंत्री परिषद। और एक स्टेट की मंत्री परिषद किससे बनती है, सीएम प्लस सारे के सारे स्टेट के जितने भी कैबिनेट मंत्री उस स्टेट गवर्नमेंट में, जितने भी वहां पर राज्य मंत्री है, ठीक है, और जितने भी वहां पर उप मंत्री है, इन सबको मिला के आपका बनता है, क्या बनता है, इन सबको मिला के आपका बनता है मंत्री परिषद। तो बताओ बड़ी बॉडी कौन सी हुई, बड़ी बॉडी अगर आपसे बोला जाए तो बड़ी बॉडी हुई मंत्री परिषद। मंत्री परिषद एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसमें सारे मंत्रियों को बुलाया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही बुलाया जाता है। डन है। तो मैंने अभी क्या लिखा था कि 4 अगस्त 2023 को किस प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी, मंत्रिमंडल ने दी। मंत्रिमंडल समझ रहे हो, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री थे और हमारे जितने भी उस वक्त के कैबिनेट मंत्री थे, उन सब ने मिलकर इस प्रस्ताव को क्या दी थी, मंजूरी दी थी। तो ये तो चलो मैंने ठीक है नॉलेज के लिए आपको बता दिया। बाकी आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। कल आने से पहले मैप अच्छे से पढ़कर आइएगा। बाकी आप देखोगे कल हाथों हाथ ही क्लास में आपको सारे के सारे संभाग याद हो जाएंगे और हर संभाग में कौन सा जिला आता है ये भी आपको याद हो जाएगा। जब ये बेसिक चीज पढ़ लेंगे फिर अपन पढ़ेंगे प्रॉपर ज्योग्राफी, राजस्थान की उत्पत्ति, सीमा, क्षेत्रफल, और यहां से स्टार्ट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू आप सभी को आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए।